Good morning, students, class 7. I hope you all are well and fine. We were doing the clause in the previous lesson. In the previous class, we were doing this lesson, the clause, the lesson number 3. I hope you have gone through the exercises, the examples, not exercises, sorry, the examples which we were doing. And if we are clear with the lesson properly, I think you will be able to do the exercises yourself. Okay, just see the examples carefully. Now come to the page number 16. ओके तो वी वर टॉकिंग अबाउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं? जो डिपेंडेंट होते हैं सब्जेक्ट पे एंड उसको सेपरेटली आप नहीं यूज़ कर सकते. ओके वहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जैसे हु, whom, whose. ओके नाउ सी द सबऑर्डिनेट क्लॉज हु इज स्टैंडिंग एट द गेट. जैसे एग्जाम्पल आप देखो, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, है ना. तो यहाँ पे हु क्या है? हु, हुम, हुज आर दोज आर यूज फॉर पीपल. ओके विच इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए दैट यूज़ होता है. इन सब केसेस में आप देखोगे कि हमारा ये क्लॉजेज है. ओके कम टू एडवर्बल क्लॉज. एडवर्बल क्लॉज किसे कहते हैं? जहाँ पे एडवर्ब क्लॉज जो एक्ट करता है एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्बल क्लॉज. जैसे एग्जांपल, ऑन रीचिंग द स्टेशन ही फाउंड द ट्रेन हैड लेफ्ट. ऑन रीचिंग द स्टेशन आपका क्या हुआ? एडवर्बल क्लॉज हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहे हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब. ओके on reaching the station, the expression printed in the bold letters जैसे when he reached the station he found the train had left. on reaching the station he found the train had left. the first expression में जो bold letter में है in which at which he found at the train had left. so these expression are acting as adverb. both the cases में adverb use हो रहा है. इन द फर्स्ट सेंटेंस द एक्सप्रेशन ऑन रीचिंग द स्टेशन, ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ये एक फ्रेज़ है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप इनकम्प्लीट इसको नहीं रख सकते. आप अगर ऑन रीचिंग द स्टेशन सिर्फ लिखोगे एक सेंटेंस में तो इसका कोई सेंस नहीं बनता. लेकिन अगर आप सेकेंड सेंटेंस यूज़ करते हो ही फाउंड द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इस केस में आप देखते हो कि आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है. तो बेसिकली फ्रेज़ क्या करता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज़ एंड क्लॉज? मैंने बताया था फ्रेज़ का मतलब हुआ जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रॉपर सेंस नहीं बनाते हैं, अगर उनको सेपरेटली यूज़ किया जाए, कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं. और ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं एंड इन स्पाइट ऑफ कीपिंग इट अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं. जैसे अगर हम बोलेंगे व्हेन ही रीच द स्टेशन, तो ये क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है. वेयर एज ऑन रीचिंग द स्टेशन क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज़ है. ओके नाउ एज इट एज एक्टिंग एज एन एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. सेकेंड केस में आप देखोगे द एक्सप्रेशन व्हेन ही रीच द स्टेशन, ये एक प्रॉपर इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें प्रॉपर प्रेडिकेट भी है, तो इसको हम लोग सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं. तो इसलिए ये एडवर्बल क्लॉज है. एक और एग्जाम्पल्स देखो, शी गॉट पुअर मार्क्स ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक्स. ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक्स व्हाट? तो इसको आप ये इनकम्प्लीट फ्रेज़ है. ओके ये इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज़ है. ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक्स, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें आगे पुट करना होगा शी गॉट पुअर मार्क्स ड्यू टू केयरलेस मिस्टेक. तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट सेंस बना रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, इसीलिए इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे. वेर एज शी गॉट पुअर मार्क्स एज शी हैड मेड केयरलेस मिस्टेक्स. एज शी हैड मेड केयरलेस मिस्टेक्स में आप क्या करोगे कि हमारा जो यूज़ हो रहा है वो एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, एज एन एडवर्ब क्लॉज यूज़ हो रहा है ना. एडवर्ब क्लॉजेज आर ऑफ सेवरल काइंड्स, तो बहुत तरह के होते हैं. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, आंसर द क्वेश्चन व्हेन. तो जब हम भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो है वो हमें क्वेश्चन करता है व्हेन इन द रिलेशन ऑफ द वर्ब. इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द वर्ब. जैसे वर्ड्स सुनिए एग्जाम्पल से कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज सून, एज, टिल, व्हेनेवर एक्सेट्रा. इन सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है. She reached the school before the bell rang. She reached the school as soon as the bell rings. इन सब केसेस में क्या हो रहा है? आप दोनों केसेस में देखोगे कि यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज यूज़ हो रहे हैं टाइम से रिलेटेड. ओके जैसे बिफोर द बेल रैंग, तो ये बिफोर द बेल रैंग को आप सेपरेटली नहीं यूज़ कर सकते, तो ये एडवर्ब फ्रेज हुआ. लेकिन एज सून एज द बेल रिंग्स, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ. लेकिन यहाँ पे बेल रिंग्स टाइम के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हुआ. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का एग्जांपल देखो, इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द वर्ड्स. कैसे यूज़ होता है ये? व्हेनेवर और वेयर. एग्जांपल्स देखिए, आई वॉन्ट टू लिव वेयर देयर इज़ ग्रीनरी, यू कैन गो वेरेवर यू लाइक. इन दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हो कि आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये प्लेस के बारे में बात हो रही है. व्हेनेवर यू फील लाइक गोइंग, गो अवे. ये क्लॉज है लेकिन ये फ्रेज, ये क्लॉज है लेकिन ये प्लेस के बारे में बात हो रही है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, जहाँ पे कुछ रीजनिंग होता है, जैसे वाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? एज, बिकॉज, सिंस, नाउ, दैट, एक्सेट्रा। लुक एट दिस एग्जाम्पल, जैसे शी विल नॉट कम एज शी इज़ बिजी, वो बिज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्लॉज हुआ है यूज़, वो भी एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे आपको रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन है कि शी विल नॉट कम क्योंकि वो बिज़ी है। ये ना ही यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रही है, ना ही यहाँ पे प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो ये रीजनिंग के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, पर्पस के बारे में बात हो रही है। पर्पस में आप देखो क्या क्या है पर्पस का एग्जाम्पल, that, so, that, less, etc. Look at this example. She studied hard so that she could pass. Listen carefully lest you should forget. तो इन दोनों केसेस में आप देखोगे कि आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, so that she could pass, पास होने के लिए। so यहाँ पे हमेशा so यूज़ होता है, उसने ऐसा किया क्योंकि ऐसा हुआ। ओके, so, lest, because, ये सब वर्ड जो होते हैं ना वो किसी पर्पस के कोई रीजनिंग बताते हैं, पर्पस बताते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में क्या क्या आता है? हाउ, कैसे हुआ, एज इफ, एज दो। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही स्पोक एज इफ ही वॉज एन ऑरेटर, ही वॉर एन ऑरेटर। तो ये इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो ऑरेटर, ऑरेटर मतलब जो स्पीच देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैनर के बारे में बता रही है। एज इफ़ मतलब ये मैनर के बारे में ही बात होती है। द चिल्ड्रन डिड एज दे वर आस्क्ड, जैसे उनको कहा गया था वैसे बोले। तो यहाँ पे इस केस में ना ही यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, ना ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ना ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजनिंग है, ना ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, दैट शी इज़ मच ओल्डर दैन शी क्लेम्स टू बी। ओके, दैन जब भी आ जाता है, एज बी वर्ड है, ही इज़ एज ऑनेस्ट एज इंटेलिजेंट। ओके, एज ही इज़ इंटेलिजेंट, ये सब सारे केसेस में कंपैरिजन, तो यहाँ पे दैन और एज आते हैं। इसके अलावा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में आपको क्या क्या वर्ड आएगा? एज, दैट, सच दैट। ही वॉज cheerful so that he quickly made friends in his new school। एग्जाम्पल से एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? इफ़, अनलेस, वेदर, इन केस, प्रोवाइडेड। जैसे नितिन विल गो टू द पिकनिक इफ़ हिज पेरेंट्स अलाउ हिम। यू मस्ट टेक पार्ट वेरेवर यू लाइक इट ऑन, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेदर, अनलेस, इफ़, ये सब सारे जो है ना एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस के बारे में बात होती है। ओके, so I was telling you different adverb clauses. Come to the next page. Yes, come to the next page. So I have talked about how many types of adverb clauses are there. Number 1, adverb clause of time. Second one is adverb clause of place. Third one is adverb clause of reasoning. Fourth one is adverb clause of purpose. Fifth one is adverb clause of manner. Sixth one is adverb clause of comparison. सेवेंथ वन इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो इन सारे केसेस को आप ध्यान से पढ़ो और इनके एग्जाम्पल्स देखो। इफ़ यू विल जस्ट सी थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड इफ़ यू विल सी what kind of words are used, see that it is written in bold letters, okay, and it's also written in colorful letter in blue color, so that things are easier for you to understand. If you will just go through the examples yourself, I don't think so you will be needing any help from me. In spite of that, if you have any queries, just do ask me and you can WhatsApp me through text. Okay, now we'll move to the next one, that is a noun clause. Now same as adverb clause, we have noun clause. Now and we have done two clauses, like we have done adjective clause before, then we came to the adverb clause, and now we are coming across the noun clause. ना जाहिर सी बात है, जो clause में noun के बारे में बात हो रही है इसको हमें noun clause कहते हैं। Okay, now see, a noun clause is a clause which acts as a noun in a sentence. जैसे we expect to win the case, to win the case, यहाँ पर क्या है आपका केस, क्या है आपका नाउन है। वी एक्सपेक्ट दैट वी शैल विन द केस, ये भी यहाँ पे केस नाउन है, लेकिन यहाँ पे केस के बारे में बात हो रही है। केस और कोई भी जुडिशियल पर्पस की कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो जुडिशियल फील्ड में हो, उसे हम लोग केस कहते हैं। एनीवे, दिस इज टॉकिंग अबाउट नाउन एंड सी द बोथ द सेंटेंसेस केयरफुली। वी एक्सपेक्ट टू विन द केस, ना टू विन द केस को आप सेपरेटली लिखोगे तो इट विल मेक नो सेंस। तो जाहिर है ये क्या है, टू विन द केस, ये फ्रेज़ है, लेकिन ये नाउन फ्रेज़ है क्योंकि इसमें नाउन यूज़ हुआ है, समझे। एंड इन द सेकेंड लाइन, वी एक्सपेक्ट दैट वी शैल विन द
केस, यहाँ पे दैट वी शैल विन द केस, ये क्या हुआ आपका नाउन क्लॉज हुआ, ये क्लॉज हुआ क्योंकि ये नाउन फॉर्म में यूज़ हो रहा है, इसे नाउन क्लॉज बोलेंगे, दैट वी शैल विन द केस। नाउ सी अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन बोथ दी सेंटेंसेज, in both these sentences the parts printed in bold letters answers and questions expect what, okay ना बता रहा है कि क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में टू विन द केस कन्वेज एन इनकम्प्लीट मीनिंग, इसीलिए उसे फ्रेज कहा जाता है, नाउन फ्रेज। इन द सेकेंड सेंटेंस दैट वी शैल विन द केस, उसका प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, एक प्रॉपर प्रेडिकेट है, इसीलिए हम उसे क्लॉज कहते हैं, लेकिन ये नाउन के बारे में बात हो रही है तो इसलिए ये नाउन क्लॉज है। ओके, प्लीज़ टर्न टू द नेक्स्ट पेज। See other examples that is given to you. His being convicted is certain, तो his being convicted क्या है, ये आपका incomplete रहेगा अगर हम उसको इस certain से नहीं जोड़ेंगे। तो his being convicted means what, तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है अगर उसको सेपरेटली यूज़ करेंगे, तो इसीलिए ये नाउन फ्रेज है, ये फ्रेज है, लेकिन ये नाउन फ्रेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है, convicted, ओके, his। एंड द सेकेंड वन इज़ इट इज़ सर्टन दैट ही विल बी कॉन्विक्टेड, तो यहाँ पे ही विल बी कॉन्विक्टेड क्या है, प्रॉपर सब्जेक्ट है इसमें, ओके तो इसीलिए यहाँ पे ये क्लॉज है, और क्योंकि दिस इज एक्टिंग एज ए नाउन, इसे नाउन क्लॉज कहेंगे। तो बेसिकली नाउन क्लॉज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वो वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। टेक अ लुक इन द सेंटेंस, कैन यू सी वेयर द बर्ड इज़, वेयर द बर्ड इज़, क्या आप बता सकते हो, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, बर्ड है सब्जेक्ट। आई डो नॉट नो वॉट मेड मी क्राई, मुझे पता नहीं कि वॉट मेड मी क्राई, तो वॉट मेड मी क्राई यहाँ पे वॉट मेड हर क्राई, सॉरी, तो यहाँ पे हर जो है आपका सब्जेक्ट है। तो बेसिकली नाउन क्लॉज जो है ना वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी होता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। तो बेसिकली बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि नाउन क्लॉज जो है वो बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब के लिए, वर्ब के लिए वो ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, वर्ब के लिए वो सब्जेक्ट भी बन जाएगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, हाउ द थीफ गॉट इन इज़ अ मिस्ट्री, कैसे थीफ अंदर गया वो एक मिस्ट्री है, राइट। तो यहाँ पे इज़ अ मिस्ट्री भी नाउन है, एंड हाउ द थीफ गॉट इन, थीफ भी नाउन है। तो ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट भी आपका थीफ है और सब्जेक्ट भी आपका थीफ है, सब्जेक्ट भी नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है, ठीक है। तो नाउन क्लॉज के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा, नाउन क्लॉज के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इट कैन बोथ बी अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, ऑफ अ वर्ब के लिए वो ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। हाउ द थीफ गॉट इट इज़ अ मिस्ट्री, द नाउन क्लॉज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, नाउन क्लॉज प्रपोजिशन के लिए भी, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे प्लीज़ टेल मी अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, ओके, तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका प्रपोजिशन जो है वो यूज़ हो रहा है ना। यहाँ पे आपको हम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट अ नाउन क्लॉज इज। आई एम जस्ट गिविंग यू थोड़ा एग्जांपल, थोरो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन क्लॉज अगेन। अ नाउन क्लॉज इज अ क्लॉज विच एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ओके। और इसका टू पार्ट्स इंपॉर्टेंट, टू पार्ट्स क्या क्या है आपका नाउन क्लॉज का इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमें जानना है वो ये है कि इट एक्ट्स एज अ बोथ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। प्लीज़ गो थ्रू द एग्जाम्पल्स दैट इज गिवन टू यू, बिकॉज बेसिकली एग्जाम्पल से ही मैम पूछेंगे, ओके ओके। Now come to the exercises. I will give you the answers, but before that I want all of you to do it yourself, okay? Please do the exercises yourself. I hope you can do. Okay, we are we will meet in the next class, and by then I want all of you to please write down the exercises in your copy, note it down and try to solve it on your own. Thank you children, have a nice time.